तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसे दोहराती हूँ। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आयकर छूट को सीमित करना है। युक्ति संगत बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, युक्ति संगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार है। ऑनलाइन खेल के लिए टीडीएस 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे संबंधित कर देयता प्रावधानों को स्पष्ट करना। सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना। गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% करना और मार्केट लिंक डिवेंचर से प्राप्त आय पर कराधान। अन्य वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31/3/2025 तक बढ़ाना। आयकर अधिनियम की धारा 276 क के तहत गैर अपराधीकरण आईडीबीआई बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना और अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना। पर्सनल व्यक्तिगत आयकर। Now I come to what everyone is. मैं अब वह बताना चाहती हूं जिसका सबको इंतजार है। व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं
रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। I propose मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी: 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था। सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा।